तो चीजें पहले वाली रहती है, पहले जरा वो कर लें। इधर आओ, ये सवाल दिया था जुल्फिकार वाला आपको। आज चैप्टर 19 में से कोई होमवर्क नहीं है, चैप्टर 15 अच्छे तरीके से याद करें। मिस्टर जुल्फिकार सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ मिर्जा पेट्रोलियम, रिटायर्ड ऑन 31 मार्च। तो सारी चीजों को 9 महीने से मल्टीप्लाई करना था। पेज 367, ये 2-3 दिन पहले न्यूमेरिकल दिया था होमवर्क में। जुल्फिकार सीनियर एग्जीक्यूटिव, रिटायर्ड ऑन 31 मार्च। सारी चीजों को 9 महीने से मल्टीप्लाई करना था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 19 years ऑफ डेडिकेटेड सर्विस। डिटेल्स आर एज फॉलोज। बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस मेरे ख्याल से येलो लाइन में एक ही दफा लगा सकता हूँ, क्योंकि नीचे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए फिर इसको क्या कर देना था, 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट कर देना था। फुली नहीं होना था, 10% बेसिक। यूटिलिटीज अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस सारा ऐड होना था। ये इसका क्या मतलब है? मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। अकोमोडेशन दी हुई है या हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है? तो फिर 45% ऑफ बेसिक सैलरी और 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसको कंपेयर करना था, हायर को ऐड करना था। यार ये जरा आसान सिनेरियो होता है। इस सिनेरियो में लिखो नो 3 स्टेप वर्किंग, नो नीड ऑफ 3 स्टेप वर्किंग। वाई? वो वर्किंग याद है? नो नीड ऑफ 3 स्टेप वर्किंग। जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स देता है तो मैंने कहा था 3 स्टेप्स निकाल लिया करो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और उस एतबार से देख लिया करो। तो यहां नो नीड ऑफ 3 स्टेप वर्किंग। एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जुल्फिकार का 2 लाख तक का टैक्स एम्प्लॉयर बर्दाश्त करे, तो क्या करना था? सिर्फ 2 लाख ऐड कर देना था, और एंड पे 2 लाख इसलिए माइनस करना था कि ये टैक्स एम्प्लॉयर ऑलरेडी हुकूमत को दे चुका है। सैलरी में ऐड भी करना था, एंड पे लेस भी करना था। ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिसीव्ड ग्रेचुटी। छोड़ो, ये आसान है यार, ये बड़ा मजे का था। ये पॉइंट, पेंशन 50,000 पर मंथ ले रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, लेकिन ये पेंशन पता है कितनी बनती है? 50,000 ज़रब 3 मंथ्स। क्यों? 31 मार्च को रिटायर हुआ है, तो अप्रैल में पेंशन मिली होगी, मई में पेंशन मिली होगी, जून में पेंशन मिली होगी। आगे चलो। ही इज ऑल्सो रिसीविंग अ पेंशन ऑफ 12,000 पर मंथ फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कंपनी, जहां पे वो 1975 से 1990 तक काम करता रहा। 1990 से लेके अभी तक तो हमारे पास काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब है इसे पुराने एम्प्लॉयर से भी पेंशन मिल रही है। वो तो फिर पूरे 12 महीने मिली होगी इस साल। पुराने एम्प्लॉयर से तो पूरे 12 महीने मिली होगी ना, इस एम्प्लॉयर की अभी नौकरी छोड़ी है, तो पेंशन कितनी आ गई? 144,000। अब क्या रूल बताया था? अगर एक बंदा एक वक्त में 2 एम्प्लॉयर के पास नौकरी कर रहा हो, सॉरी, अगर एक बंदा एक वक्त में 2 एम्प्लॉयर से पेंशन ले रहा हो, तो कौन सी वाली पेंशन माफ होगी? हायर वाली। अब हायर वाली पेंशन कौन सी है? ये माफ कर देंगे, इसे टैक्सेबल करना था। सैलरी के चैप्टर में जाके देख लेना, पेंशन के प्रोविजन में ये लिखा हुआ है। वो पॉइंट बताओ जरा, खोलो सैलरी के चैप्टर में। प्रोविडेंट फंड से 2-3 सफे पहले होगा। पेज 103 पे 0.8, बिल्कुल सही आप पहुंचे हो, मेरा भी यही ख्याल है। मैं पेज अभी खोल के चेक नहीं करा। पढ़ो जरा ऊंची आवाज में। इफ अ पर्सन रिसीव मोर देन 1 पेंशन, हाँ पेज 103 पे है कॉन्सेप्ट। आगे यार कुछ भी नहीं था इस सवाल में, एक ये था बस। ये ना इधर देखो, ये एंड पे पेंटिंग पे लॉस आ रहा था, ये तो कैपिटल पेंटिंग ज्वेलरी का लॉस वगैरह अलाउड नहीं है ना। ये एक मजे की बात थी। ये जरा बताओ, on 2nd January, no, he rented out one of his residential bungalow to a private school for 1 lakh per month and received advance rent of 2 years. And received advance rent for 2 years. और 2 साल का एडवांस रेंट पकड़ लिया। यार मुझे ये बताओ कि ₹1,00,000 महीने का किराया, तो 12 महीने का, यार देखो इधर, ₹1,00,000 महीने का किराया, तो 12 महीने का किराया, तो 2 साल का किराया,
24 लाख उसे मिला है, लेकिन प्रॉपर्टी में कोई ऐसी बात हमने पढ़ी थी कैश बेसिस। हाँ, सैलरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कैश बेसिस फॉलो करनी है। तो आप क्या करेंगे, 1 जनवरी की तारीख को अंडरलाइन करेंगे और 30 जून की तारीख यहां पे लिखी हुई है। तो 1 जनवरी और 30 जून के दरमियान कितना अरसा, 6 महीने। लाख ज़रब 6 लाख रुपया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी। गलती से 24 लाख नहीं थी, 2 साल उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, क्योंकि प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक्रूअल बेसिस चलती हैं। क्लियर? चैप्टर 5 में पढ़ो ये सवाल, क्वेश्चन 14। ऑन 25 अगस्त 2008, 2018 कह लो, 8 कह लो, जो भी कहना है। ऑन 25 अगस्त 2008 ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू यानी कमिश्नर या उसका कोई सबऑर्डिनेट होगा, हैज इशूड अ नोटिस। चैप्टर 5 का एक सवाल रह गया हुआ था, वो मैं करा रहा हूं, पेज 59। ऑन 25 अगस्त 2008 द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हैज इशूड अ नोटिस टू राहत फूड्स प्राइवेट लिमिटेड टू डिपॉजिट विदहोल्डिंग इनकम टैक्स। ठीक है, इस बात को भी छोड़ो, मुझे ये बताओ, इधर देखो, अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो शेयर होल्डर के हाथों में क्या इंप्लीकेशन है, और कंपनी के हाथों में क्या इंप्लीकेशन है कि टैक्स काटे। अगर लाख रुपए लोन दे रही है तो 15,000 टैक्स काटे। कोई नहीं, नजर नहीं आ रहा, खैर है, पढ़ो क्वेश्चन 14। ऑन 25 अगस्त 2008 द ऑफिसर हैज इशूड अ नोटिस टू राहत फूड्स लिमिटेड टू डिपॉजिट। राहत फूड्स को नोटिस किया कि तुम जमा कराओ टैक्स ऑफ 19,50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन अमाउंटिंग टू 13 मिलियन। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन अमाउंटिंग टू 13 मिलियन गिवन टू नदीम अहमद एज शेयर होल्डर बाय ट्रीटिंग द अमाउंट ऑफ लोन एज डिविडेंड। कैलकुलेटर पकड़ो, 13 मिलियन पे जरा लगाओ 15%, वही आ रहा है 19,50,000। तो बताओ किसने किसको क्या कहा? कमिश्नर ने कंपनी को कहा, प्राइवेट कंपनी को, कि तुमने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया है, वो लोन तुम्हें पता है डिविडेंड होता है, तुमने उसे 13 मिलियन का लोन दे दिया, 13 मिलियन के लोन पर तुम्हें टैक्स काटना चाहिए 19,50,000। वो जो टैक्स काटने को इंग्लिश में कहते हैं विद होल्डिंग इनकम टैक्स। और कहा क्या है, टू डिपॉजिट, कि जमा करा दो हमारे खजाने में आके। अब द नोटिस वॉज सर्व टू द कंपनी ऑन 30 अगस्त। 30 अगस्त को कंपनी को नोटिस मिल भी गया। 25 अगस्त को नोटिस पे डेट डली होगी ना, टीसीएस वालों ने 30 अगस्त को नोटिस दिया। अकॉर्डिंग टू RFPL रिकॉर्ड द लोन वॉज गिवन टू नदीम अहमद ऑन 25 मई 2007। लोन उसको हमने दिया था 2007 में। व्हेन प्रॉफिट्स वर 12 मिलियन। व्हेन प्रॉफिट्स वर 12 मिलियन, यहां पे फड्डा है। जिस वक्त कंपनी के प्रॉफिट्स 12 मिलियन थे। इधर देखो, dividends include any distribution of company of profits to its shareholders। याद रखना, जिस हद तक प्रॉफिट्स पड़े होते हैं कंपनी के, उसी हद तक वाली अमाउंट को डिविडेंड कहते हो, बाकी को फिर लोन ही कहेंगे, बाकी को फिर लोन ही कहेंगे, वो डिविडेंड नहीं समझी जाएगी। दोबारा पढ़ो, इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो एक लिमिट लग जाती है, कंपनी के पास पड़े ही प्रॉफिट 12 मिलियन है, तो टेक्निकली स्पीकिंग कंपनी बांट ही 12 सकती है, तो बाकी 1 मिलियन फिर उसको लोन ही दे रही है। ये तो 12 मिलियन तक। तो अब सवाल देखते हैं क्या है। तो किस हद तक लोन, किस हद तक दिया गया लोन डिविडेंड बन सकता है? जिस हद तक कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं। किस हद तक दिया गया लोन
किस नहीं मैं एक फिक्रा याद करवा रहा हूं, किस हद तक दिया गया, किस एक्सटेंट तक दिया गया लोन डिविडेंड बन सकता है, जिस एक्सटेंट तक हमारे पास क्या है, कम्युलेटेड प्रॉफिट्स। अच्छा जी, अब बताओ हमारे पास किस हद तक कम्युलेटेड प्रॉफिट्स अवेलेबल है। अगर हमारे पास कम्युलेटेड प्रॉफिट्स 12 मिलियन की बजाय 14 मिलियन होते फिर तो कोई मसला नहीं था। किधर चला गया सवाल। इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये देखो ना यहां मसला आ गया, ये 12 है ये 13 है, तो अब 12 मिलियन ही डिविडेंड हो सकता है। इन लाइट ऑफ प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन वेदर यू एग्री विद द नोटिस इशूड। यार हम एग्री तो करते हैं कि नोटिस इशू होना चाहिए और उन्हें टैक्स काटना चाहिए, लेकिन 13 मिलियन पे काटना चाहिए, हम इस पे एग्री नहीं करते। किस पे काटना चाहिए, 12 मिलियन पे। पहले तो वही देखो सॉल्यूशन में मैंने डिविडेंड की डेफिनेशन में वो जो लाइन है वो लिखी है, अगली लाइन मैंने यहां उठा के लिखी है द पेमेंट शुड बी फ्रॉम प्रॉफिट्स। ये जो वो पहली लाइन लिखी हुई थी डिविडेंड की डेफिनेशन में, जो पहली लाइन है, considering the above definition the tax officer is correct to the extent of treating the loan payment as a dividend. However, he made error in treating the entire 13 million as dividend because amount of accumulated profit was only 12, therefore only 12 can be treated as on which he should deduct the tax. इस पे कंपनी को टैक्स काट लेना चाहिए। यार वो कल की क्लास वाले 10 मिनट जो हमारे नहीं हो सके थे आज उनको भी पूरा करना है, तो आज वो पास्ट पेपर ही करते हैं अपने, और पढ़ना क्या नया पास्ट पेपर। इस चैप्टर में से जरा देखते हैं कैसे पास्ट पेपर आ रहे हैं। क्वेश्चन 36 निकालो, क्वेश्चन 36 पढ़ो, पेज 338। Under the provisions of income tax ordinance 2001 and rules में discuss who is required to file for an income and asset statement. Who is required to file, ये बताओ। 10,000 और 1 लाख, Who is required to file for an income and asset statement? 10,000 और 1 लाख वाली बात आ जाएगी इसमें। Also state the particulars to be included. ये भी गलती है किताब में, ये इन होना चाहिए था, इन। इस स्टेटमेंट के अंदर ऊपर छोटा सा सफे के ऊपर, अच्छा तो बता दो यार इसमें पर्टिकुलर्स क्या है, पर्टिकुलर्स बोलो बोलो बोलो, पर्टिकुलर्स। ये क्या पर्टिकुलर्स के ऊपर हेडिंग दी हुई है, इट विल गिव पर्टिकुलर्स ऑफ ये और ये। पर्टिकुलर्स मीन उसमें बताएंगे क्या क्या, ये देखो तो पता कितना सा लिख के आना था, पहले सवाल के जवाब में इतना सा और दूसरे सवाल के जवाब में इतना सा, बस। अब आपको अंदाजा हो रहा है थ्योरी अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेगी, वरना फिर पूरा पूरा बंदा लिख के आ जाता है। वैसे आपसे पूछा 1 लाइन है, आप लिख के 4 लाइनें आ गए और इरेलीवेंट लिख के भी आ गए, मेरे ख्याल से उसे नेगेटिव मार्किंग करनी चाहिए यहाँ पे, और शायद करता भी हो कि पूछा मैंने क्या और बताओ उसकी जगह ये क्या क्या रहा है, पता नहीं। अब चलें, क्वेश्चन नंबर निकालो। यदि किसी दिन आपको टाइम मिला तो बेशक ये ना क्वेश्चन 28 कर लेना, वेल स्टेटमेंट वाला, ठीक है। एक और सवाल प्रैक्टिस के लिए,
पास पेपर में आया हुआ एक, कल तो हमने नदीम वाला किया था ना, किसी दिन टाइम मिला ना वीकेंड पे तो ये सवाल कर लेना ट्राई, क्वेश्चन 28 वाला पढ़ो यार। ये क्वेश्चन 27, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कमिश्नर मे रिक्वायर अ पर्सन टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें कमिश्नर 12 महीने से कम की रिटर्न मांग सकता है। वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें कमिश्नर 12 महीने से कम की रिटर्न मांग सकता है। वो सर्कमस्टांसेस बताएं, ज़बानी याद है? वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें 12 महीने से कम की रिटर्न मांग सकता है। अगर एक बंदा मर गया है, अगर एक बंदा बैंक करप्ट हो गया है, परमानेंटली पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, या किसी के बारे में कमिश्नर अप्रोप्रिएट समझे, कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। सही है, ये पेज है 308। चैप्टर को आज इंपॉर्टेंस दो, कवर अप करो चीजें पिछली भी। कल आखिरी दिन है इस चैप्टर का, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। रिटर्न्स का बस थोड़ा सा पोर्शन हमारा रह गया। समझ आ गया सवाल? जवाब भी समझ आ गया? इन 3-4 लोगों ने जमा करानी है। 27 का ये पढ़ो यार, लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ टैक्स रिटर्न। लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। यार ये फिर 12 महीने वाली रिटर्न होगी, 12 महीने से कम वाली तो नहीं होगी, ये फिर 12 महीने वाली रिटर्न होगी। लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। ढूंढो लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। ये कौन लोग हैं यार? 6 नंबर के लिए तो बहुत, वैसे 7-8 नंबर का आता है वैसे सवाल, पता नहीं 6 नंबर के क्यों दिया इसने, तो काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं एवरी कंपनी, और फिर इसमें ये सारे आगे ये वाले भी लिखेंगे, सारे लिखेंगे 6 नंबर। काफी कम है मार्क्स वैसे 6 नंबर इसके, 8 से 9 नंबर का आता है पास्ट में, सिर्फ इस बार 6 नंबर का आया था। अब देखो मजे की बात सुनो, जिसने चैप्टर के पहले 2 सफ़े याद किए हुए थे ना, उसको 9 नंबर तो यहीं से मिल गए, बाकी पेपर में उसने 41 मार्क्स लेने थे। ओके, क्वेश्चन 96 पढ़ो। List the persons who may be granted relaxation from filing of return solely by reason of owning immovable property with a land area of 500 square yard or more and any flat within the municipal limits. वही विडो, ऑर्फन और वो सारे। तेईस का ए और बी पढ़ो, 23 का ए और बी। ना बातें नहीं, 23 का ए और बी। हाँ जी, क्या करना है? रेपिटिशन, रेपिटिशन वही 6 और 3 नंबर का आया हुआ है। 23 का ए और बी वही है जो कि 27 का ए और बी का 1 था। इक्कीस में आओ, 21 में जल्दी जल्दी जल्दी। ज़िया हैज डिस्कवर्ड एन एरर इन हिज रिटर्न सबमिटेड बाय हिम एंड इंटेंड्स टू फाइल अ रिवाइज्ड रिटर्न। इंटेंड्स टू फाइल अ, 21 में आ जाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 में आ जाओ। 21 में वो सोच रहे हैं मैं रिटर्न रिवाइज करूं, रिटर्न रिवाइज, रिटर्न या वेल स्टेटमेंट, रिटर्न या वेल स्टेटमेंट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, रिटर्न या वेल स्टेटमेंट। पेज 308 पॉइंट नंबर 6, पेज 30, देखो 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 जरा इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, ये वाला सफा बनेगा ना, पेज 308.6। Under the provision income tax, narrate the conditions which Zia has to comply in order to submit a valid revised return. अगला सवाल नहीं समझ आएगा आपको। Narrate the conditions which Zia has to comply in order to submit a valid revised return. अगर रिटर्न को वैलिड करना चाहता है तो क्या कंडीशंस हैं? इधर आओ, आखिरी लाइन पढ़ो। If any of the above condition is not fulfilled, the return shall be considered as invalid. So if you want it to be valid,
ये चारों कंडीशंस ए, बी, बी ए और सी, सी तो अभी पढ़ाई नहीं, ये सारी लिख के आनी पड़ेगी। लेकिन 4 नंबर इस वजह से कम थे कि जिस वक्त ये सवाल आया था ना उस वक्त यहाँ 1-2 पॉइंट थे नहीं। अब अगर आएगा तो ये 5 से 6 नंबर का तो मेरे ख्याल से आना ही चाहिए वैसे, लेकिन 4 नंबर का ये 4 पॉइंट्स हैं, ए, बी, बी ए और सी। रिटर्न रिवाइज या स्टेटमेंट, वेल स्टेटमेंट रिवाइज? वेल स्टेटमेंट रिवाइज का अलग है, वो हमने अलग से पढ़ा था अभी नीचे। यार इसमें ना आपने ऊपर से नहीं पढ़ना, खाली रिक्वायरमेंट ए पढ़ो। स्टेट द डेफिशिएंसीज, कमियां on account of which return submitted by dynamic may be regarded as incomplete। कहते हैं मिस्टर डायनामिक रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं, वो कमियां बताओ जिसकी वजह से रिटर्न इनकम्प्लीट हो जाएगी। यार पहली दफा जमा कराना चाह रहे हैं या रिवाइज की को बात कर रहे हैं? पहली दफा जमा कराना चाह रहे हैं ना। स्टेट द डेफिशिएंसीज ऑन अकाउंट ऑफ विच रिटर्न सबमिटेड या रिवाइज रिटर्न सबमिटेड। कहते हैं ये बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसा हो सकता है कि बंदे के जहन में बिल्कुल भी ना आए और बंदा बिल्कुल गलत लिख के आ जाए। बड़ा अच्छा सवाल है। वो कमियां बताओ कि अगर रिटर्न जमा कराते हुए रह जाएं तो रिटर्न ही नामुकम्मल है। बताओ, हमने ये तो नहीं बताना कि किस किसने रिटर्न जमा करानी है, नहीं 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 नहीं, नहीं। हमने कमियां बतानी है। यार ये पेज 307.2 की हेडिंग ही है, व्हेन अ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट। तो इफ दीज आर नॉट देन दिस इज इनकम्प्लीट। तो पेज 307 पे .2 पूरा लिख के आना पड़ेगा। यार ये शराइत रिटर्न जमा कराने के लिए है या रिवाइज रिटर्न जमा कराने के लिए? रिटर्न जमा करवाने के लिए। देखो यार हैरान हो रहा हूं मैं भी, आप भी देखो सब कुछ टेस्ट कर रहा है। 114 का 1 भी टेस्ट किया है, 114 का 2 भी टेस्ट किया है, फिर 114 का 3 भी टेस्ट किया है, फिर ये 114 का 6 भी टेस्ट किया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ छोड़ जाऊंगा, कुछ कर लूंगा ना। प्लीज थ्योरी साथ याद करें। फॉरेन इनकम एंड एसेट्स में उसने उसको टेस्ट कर लिया, कोई चीज नहीं छोड़ा, वो फ्रीक्वेंटली डिफरेंट चीजें टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यार ये क्वेश्चन 17 टिक कर लो। नॉर्मल ईयर, स्पेशल ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये तो चैप्टर 4 का सवाल है। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, 8 नंबर का आया, ये अच्छा है जरा, 6 नंबर का नहीं है। एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच रिटर्न ऑफ लेस देन 12 मंथ्स इज रिक्वायर्ड। मर गया है या बैंकरप्ट हो गया है, वो सारा। यार ये पढ़ो 14 का 1, When is a return of income regarded as incomplete for tax purpose? कहते हैं मैंने रिटर्न जमा कराई है लेकिन वो इनकम्प्लीट है। ये क्या चक्कर है? ये कब कब ऐसा होता है कि रिटर्न जमा करवा दो और वो इनकम्प्लीट समझी जाए? ये रिवाइज रिटर्न की बात तो नहीं कर रहा, ओरिजिनल रिटर्न की बात करें तो लिख लो ओरिजिनल रिटर्न। व्हेन अ रिटर्न ऑफ इनकम यानी ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम। कब ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम इनकम्प्लीट समझी जाती है? जरा सोच के बताओ। वही बात, जब आपके साइन ना हो, जब प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे ना हो, जब रेलिवेंट एनेक्जर्स अटैच ना हो, जब एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ना हो, ये चीजें अगर ना पाई जा रही हो तो रिटर्न क्या समझी जाती है? इनकम्प्लीट। अच्छा, अब घर में क्या करना है आज? ये एक तो ये पेज 308 थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, खाली पॉइंट बी है, 4-5 लेने, ये याद करनी है। फिर इसके बाद 115, ये तो याद नहीं करने की जरूरत, ये 4 पॉइंट पहले से याद थे, ये 4 आपको ज़बानी याद हो गए हैं, ये तो याद नहीं करने की जरूरत। 116 में तीसरा पॉइंट याद करने, 3-4 लाइनें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ को लोड नहीं हमने बर्दाश्त किया आज, हमने इधर उधर घूमे हैं लेकिन इतना लोड नहीं लिया, और इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद है, 1-2 और याद करनी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल 7-8-10 लाइनें बनती हैं जो आज याद करनी है। तो इसके साथ पास्ट पेपर इस चैप्टर के जरूर कर लेना रिवाइज। सारे सवालों को ना तसल्ली से पढ़ना एक एक दफा, और फिर आके लॉ की प्रोविजन खोलना, और फिर इन द एंड
वो सवाल चैप्टर 5 वाला भी रिवाइज कर लेना, जिसमें वो डिविडेंड 13 लाख और 12 लाख वाला भी बात की थी, 13 मिलियन और 12 मिलियन वाला वो बात की थी। चैप्टर 19 का कोई नहीं अभी होमवर्क में। ठीक है भाई, क्लोज करें। अस्सलाम वालेकुम।